स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुलर झील इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोली प्रोथा कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है और आप लोग क्या करिएगा, अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप सभी डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर दूसरा नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा, तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, जिससे क्या होगा कि आप सभी के एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो मंदिर निर्माण कला के जन्म सर्वप्रथम की बात किया जाए कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में आरंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 4 नंबर कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। यहाँ पर आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है। और आप सभी के एग्जाम में लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी क्लास पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। जैसे कि पूछ लिया जाएगा आप सभी से कुचिपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, गुजरात के गरबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघना इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो दिल्ली के निर्माण की बात करें लाल किला का, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 7 नंबर प्रश्न की पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो 7 का हो जाएगा आप सभी का शेर शाह ने बनाया था। शेर शाह ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। पृथ्वीराज विजय का लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो फटाफट आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जय नायर।
जय नक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात इनमें से कौन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एंजिल। एंजिल जलप्रपात विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर की विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या की बात करते स्टूडेंट की विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि मत्स्यसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। मत्स्यसावा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि इरिट्रिया। इरिट्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर की विश्व के आटे की मंडी। विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। विश्व की आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो 12 का जगह डी यानी कि डुलुथ। डुलुथ ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 13 नंबर कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 के क्रांति के विद्रोह के नेतृत्व की बात करें कि बिहार में किसने किया था। तो कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर की 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो 14 का जगह बी यानी कि डॉक्टर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कर है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शरावती नदी पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर की नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। पूछा जा रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी नदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। तो 18 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि IDBI। IDBI ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 19 नंबर की भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिवेशन कब लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 में। चलिए अगला प्रश्न की बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्रमशिला हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है।
देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छांदोग उपनिषद में ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर की भारत में सबसे प्राचीन विवाह है, बिहार है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 23 नंबर प्रश्न है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते स्टैंड की कब किया गया था? तो 1861 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रजभूमि से। ऑप्शन नंबर सी ब्रजभूमि। अगला प्रश्न की कंस मेला आयोजन होता है। तो कंस मेला की बात करते तो ये आपसी के मथुरा में होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया और आप सभी की भारत की प्रस्तावना से बनने वाले उस सभी प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। पहला प्रश्न क्या लिया गया है? पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलिक अधिकार पर। मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इस शब्दों से। करें कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आखिर कौन से शब्दों से भारत के संविधान का स्टार्टिंग किया जाता है, शुरुआत किया जाता है, जिसलिए भारत में जनप्रिय संप्रभुता कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोक गणराज्य। लोक गणराज्य ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के एग्जाम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछे जाने वाले उन सभी का प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया, जहां से कि आप सभी के एग्जामिनर आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोगों से कि सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत एक निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? करें कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न है
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या हो जाएगा। भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारत का संविधान का निर्माण जनता के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। 13 का आ जाएगा आप सभी का हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होती है। ठीक है ना। चलिए अभी आप सभी के आने वाले हर एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास को बिना स्किप के ध्यान से जरूर समझिएगा क्योंकि आने वाला प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड ही लिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है आप सभी का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर
किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो 14 का आ जाएगा आप सभी का डी, यानी कि चीन की क्रांति 1912 में जो हुई थी चीन की क्रांति। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों पर हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ तक देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो 16 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 17 का आ जाएगा आप सभी का बी, यानी कि उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? कह रहे कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो 18 का आ जाएगा आप सभी का डी, यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो 19 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी को। राजनीतिक राजतंत्र को, आर्थिक लोकतंत्र को और सामाजिक राजतंत्र को अपनाया गया, स्वीकारा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो 20 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनता के हाथों में निहित होता है। जनता में निहित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगले